अभी तक पाठक बाबा नहीं आए। अरे गौरी इतना बेचैन क्यों होती है? आई अरे जोहार पाठक बाबा। अरे जोहार जोहार, हमें आने में कोई देरी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, पाठक बाबा, बिल्कुल नहीं। आप तो पसीना से तरबतर हो रखे हैं पाठक बाबा। क्यों कष्ट कि आप हमें बुला लिए होते? अरे घर पर नहीं थे ना, एक किसान के यहाँ चले गए थे कृषि समस्या को सुलझाने के लिए। बहुत गर्मी है पाठक बाबा, बहुत गर्मी। और इस गर्मी के मौसम में तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इंसान हैं भाई, अपना ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जरा उन पशुओं को सोचो के बारे में सोचो कि वो अपना ध्यान कैसे रख पाता होगा। सही में पाठक बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब गौरी पाठक बाबा आज हमें पशुओं की देखभाल के बारे में बताने वाले हैं। एकदम बिल्कुल सही समझा तुम आनंद, लेकिन पहले अपना कार्यक्रम तो शुरू कर ले। जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम देखें कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। राज्य में चलाई जा रही है प्रति भूमि रूपांतरण योजना। कृषि आधारित लघु उद्योग लगाने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आयोजित करता है प्रशिक्षण कार्यक्रम। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। कृषि निदेशालय झारखंड द्वारा राज्य में चलाई जा रही योजनाओं में एक प्रमुख योजना है प्रति भूमि रूपांतरण योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों की वैसी भूमि जो खेती के लायक नहीं है, उसे खेती लायक बनाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। इस योजना से किसान तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, साथ ही राज्य में अनाजों का उत्पादन भी बढ़ा है। राज्य में ऐसी बहुत सारी भूमि है जो कि बंजर पड़ी है, जिन्हें खेती करने योग्य बनाने के लिए कृषि निदेशालय झारखंड प्रति भूमि विकास योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत भूमि की गहरी जुताई, समतलीकरण के साथ बीज, उर्वरक इत्यादि कृषि उपादानों के लिए प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से 4,000 रुपए अनुदान का प्रावधान है। राज्य के कृषक इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। समय के साथ अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की तरह कृषि के क्षेत्र का विकास भी और विस्तार भी हुआ है। इस क्षेत्र में आज बहुत व्यापकता आई है। आज किसान खेती बाड़ी के साथ कृषि आधारित लघु उद्योग लगाकर भी अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। कृषि व्यवसाय क्षेत्र में राज्य के किसानों के उद्यमिता विकास के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। राज्य के किसान इन प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेकर कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना और उसके बेहतर संचालन की जानकारी ले सकते हैं। तिलहनी फसलों में मूंगफली हमारे झारखंड में प्रमुखता से उपजाई जाती है, परंतु बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों के चयन में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मूंगफली की बुआई करने के इच्छुक किसान बिरसा ग्राउंड नट 1 और AK 1224 नामक किस्मों का चयन करें तो अवश्य उन्हें लाभ होगा। मूंगफली एक बहुत ही लाभप्रद फसल है। बुआई से 100 से 110 दिनों में मूंगफली तैयार हो जाती है तथा इसकी पैदावार 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। मूंगफली की अच्छी उपज पाने के लिए कृषक बिरसा ग्राउंड नट 1 और AK 1224 नामक मूंगफली के उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। जो भी किसान भाई अभी तिलहनी फसल का खेती करना चाहते हैं, ये बरसात का जो खरीफ वाला मौसम में है, उसमें ये भी चिनिया बादाम का खेती किया जा सकता है। उसमें उन्नत किस्म है बिरसा ग्राउंड नट 1, उसका बाद AK 1224। यही दो प्रभेद हम लोग का देवघर जिला के लिए अच्छे हैं। खेतीबाड़ी में जैविक खादों द्वारा होने वाले लाभ को देखते हुए इसका उपयोग बढ़ा है, परंतु कहीं ना कहीं यह भी देखा गया है कि जैविक खादों के इस्तेमाल से लाभ की जगह फसलों को नुकसान हो गया। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि उचित मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं होने के कारण फसल को हानि पहुंचती है, इसलिए किसानों को फसल के अनुसार उचित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए। आइए कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं कि कौन सी फसल में जैविक खाद की मात्रा कितनी हो। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मात्रा उचित दें। यानी कि अगर आपको जैविक खाद फसलों में इस्तेमाल करना है तो 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर के इसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, अगर जो किसान भाई इनको वृक्षों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो 200 ग्राम प्रति वृक्ष के हिसाब से ये वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं।
हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण को नवीन डिबलर कहा जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 3200 हिल पर बीजों की बुआई करने में सक्षम है। इस नवीन डिबलर उपकरण के इस्तेमाल से किसान बहुत ही कम समय में बुआई कार्य खत्म कर सकते हैं। यह उपकरण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। इस तो हम लोग का पहले भी धाने का होता है। उसके बाद में जो खसारी हुआ, तीसी हुआ, जैसे यहाँ भी हम लोग आए हैं ट्रेनिंग के लिए। कोशिश तो हम लोग का वही है, इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जो हम लोग पहले करते थे उससे थोड़ा और ज्यादा हो सके। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के भाव स्थिर हैं। तेज हुई दलहनी अनाजों में थोड़ी नरमी आई है। अन्य अनाजों के मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दाम बढ़ने के आसार हैं। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 7700 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ये है श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं।
कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल, साथ में कृषि की नई तकनीक और उपकरण की भी जानकारियाँ आपको मिली। तो पाठक बाबा हमें जल्दी ये जानकारी दिला दीजिए कि पशुओं की देखभाल हम इस गर्मी में कैसे करें। बिल्कुल और वो रोग से कैसे मुक्त रहे। हाँ। जो किसान भाई बहन पशुपालन का काम करते हैं उन्हें इस गर्मी के मौसम में अपने पशुओं पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ताकि वो रोग मुक्त रह सके। तो आओ इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान खेती के साथ साथ पशुपालन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहें तो पशुपालन में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है। झारखंड के परिवेश को देखते हुए यहाँ के किसान मुर्गी, बत्तख, गाय और सूकर पालन बड़े पैमाने में करते हैं। अगर ठीक ढंग से पालन ना किया जाए तो आर्थिक क्षति भी किसानों को होती है। इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण लेकर पशुपालन करना लाभदायक होता है। मौसम के बदलाव से अपने पशुओं को बचाने के लिए पशुपालकों को पशुओं के अनुकूल माहौल प्रदान करना चाहिए। खासकर गर्मी में पशुओं को धूप से बचाना अति आवश्यक होता है। सुबह और शाम के समय में पशुओं को चराने के लिए बाहर ले जाना चाहिए। अगर धूप है तो पेड़ के छाया में पशुओं को छोड़ देना लाभदायक होता है। पशुओं को लू से बचाने के लिए आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में रखें तथा घर हवादार हो। दिन में खिड़कियों पर जूट की बोरी को भिगोकर रखना चाहिए जिससे ठंडी हवा का आवागमन हो सके। लू लगने की स्थिति में पशुओं के सर को 2 से 3 बार पानी से धोना चाहिए। तो पशुओं को चराते हैं वो सुबह सुबह ही चराएं, दोपहर को वो चरने के लिए खुली आसमान में सीधे धूप के नीचे उसको ना चराएं। पेड़ के पौधे के नीचे ही जानवर को बांध के रखें। दोपहर में घर के अंदर रखें, लेकिन घर जो होगा वो हवादार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उसमें हवा नहीं जाए। और जहाँ तक बात है कि उसको जो हमारी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, अगर संभव हो सके तो गर्म हवा से बचने के लिए, जिससे लू लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, तो गर्म हवा से बचने के लिए उसका जूट का बोरी होता है जो हम लोग उसको टांग दें और उसको भिंगाए रखें। अगर हमारी गाय जो है बहुत अधिक दूध देने वाली है, 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, तो इस तरह से है तो उसे पंखा का या फिर उसको पंखा का व्यवस्था या कूलर का व्यवस्था भी करनी पड़ेगी या चाहिए। जहाँ तक बात है घर का, तो अगर जो किसान भाई गर्मी को ध्यान में रखते हुए घर बनाना चाहेंगे तो वो इन पशुओं में लंबाई जो होगी वो पूरा पश्चिम हो ताकि धूप की रोशनी कम मात्रा में उसके अंदर जा सके और जो गर्म लगने की संभावना है वो कम हो सके। रात में जहाँ तक संभावना बात है तो पशुओं को घर के अंदर ना रखें, खुले चारागाह के अंदर, खुले आसमान के नीचे रखें ताकि उससे गर्मी कम महसूस हो। अगर किसी कारणवश पशु को लू लग जाती है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, खाना पीना बंद कर देते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो वैसे पशुओं को सर में ठंडा पानी 2-3 दिन में 2 बार 3 बार डालें, उसको स्नान कराएं ताकि शरीर का तापक्रम कम हो सके। आवास व्यवस्था ठीक करने के उपरांत पशुओं को गर्मी में आहार में ज़्यादा मात्रा में पानी देने की आवश्यकता होती है जिससे उनके शरीर का तापमान संतुलित रहता है। दानों का, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, इनका मिनरल मिक्सचर बनाते समय इनका संतुलित मात्रा में मिश्रण करना बेहतर होता है। दाना को भिगोकर या हाफ बॉयल करके पशुओं के आहार में शामिल करना चाहिए। आहार में हरी घास का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए तथा गर्मी में मुरझाए हुए फसल को पशुओं को नहीं देना चाहिए। साफ पानी में नमक की मात्रा का घोल बनाकर पशुओं को देना लाभदायक होता है। दूसरी चीज़ है कि गर्मी में अभी जैसे कि जो हम लोग उसको चारा देते हैं तो एमपी चरी हो गया या ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, पानी की कमी की वजह से उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, साइनाइड की मात्रा बढ़ जाती है और वैसे अगर पशु खाते हैं तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिला रहे हैं तो जो मुरझाए फसल है तो मुरझाए या जो पानी की मात्रा कम है वैसे चारा फसल को पशुओं को ना खिलाएं। दाना भिगो कर दें ताकि उसमें शरीर में पानी की कमी ना हो पावे। आमतौर पर पशुओं की ठीक ढंग से देखभाल ना की गई तो बहुत सारे रोग
हमारे पशुओं को बीमार कर सकते हैं, जिनमें गला घोटू, लंगड़िया, खुरहा चपका रोग प्रमुख हैं। अतः इन रोगों के लक्षण जैसे ही पशुपालक देखे तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से इसका इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर इन रोगों से बचाव के लिए अपने पशुओं को टीका दिलवाते रहना चाहिए। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर हम गर्मियों में अपने पशुओं की देखभाल ठीक ढंग से कर पाते हैं और इस व्यवसाय को अपनाकर हम मुनाफा कमा सकते हैं। 2-3 बीमारी काफ़ी लगती है। एक गला घोटू जो कि बरसात के समय होती है, जून जुलाई, तो उससे बचने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि मई में ही या जून के प्रथम सप्ताह तक आप अपने पशुओं को जो लंगड़िया होती है उससे टीका लगा लें, उससे बचने के लिए टीका लगा लें। लंगड़िया में होती है कि जो मांस होता है, जहाँ के मांसल एरिया है वहाँ पर जहर की मात्रा पी पे बढ़ जाती है, शरीर में इन्फेक्शन लग जाता है और जहरवाद के कारण मर जाती है, तो उससे बचने के लिए टीका लगा लें लंगड़िया का। उसी प्रकार एक और बीमारी होती है गला घोटू, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसमें गला फूल जाती है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है और लगभग 90% जानवर जो माता होती है वो मर जाती है। तो वैसे ये बहुत जानलेवा बीमारी है, इससे बचने के लिए भी गला घोटू का टीका अभी ज़रूर से ज़रूर पशुपालक लगा लें ताकि इससे अपने पशुओं को बचा सकें। सचमुच गौरी, आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दिलाई हमें पशुओं के बारे में। इससे हमारे सभी किसान भाई बहन बहुत लाभान्वित होंगे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन इस अल्प विराम के बाद। और आप देखेंगे संदेश। का कृष्णा, कल काहे नहीं आए थे? काहे में मालिक? का है चर्बी चढ़ गया का? अरे कहा रे बल्लो, काहे डांट रहे हो? देखिए ना भैया, कृष्णा कल काम पर नहीं आया था। अरे तेरा बाप का खेत है, जब मन किया जब मन किया नहीं है। मालिक, बेटे को बुखार हो गया था मालिक, उसको दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल ले गए थे मालिक, इसलिए नहीं आ सके मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं, तेरा पगार से पैसा कटेगा। बल्लो, काट लिया पैसा, चल। कृष्णा, मास्टर जी आप, तेरे पास तो अपना खेत है ना, फिर तू जमींदार के खेत में मजदूरी क्यों करता है? काहे का खेत मास्टर जी, छोटका सा तो खेतवे है, उसमें खेती बाड़ी करते हैं, वो खाने ही में खत्म हो जाता है। सुन कृष्णा, तुम्हारा खेत इतना ही छोटा है तो तू उसमें मत्स्य पालन कर ले। मत्स्य पालन? हाँ, तू अपने खेत को खुदवाकर उसे छोटे तालाब के रूप में तब्दील कर दे और उसमें मछली पालन कर। मछली पालन में बहुत पैसा है, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हें जमींदार के खेत में जाकर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो ठीक कहा मास्टर जी, अब दूसरों के खेत में काम करना बंद और मत्स्य पालन शुरू। वो कौन सी जानकारी है पाठक बाबा जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं? वो जानकारी है कि जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं तो उससे पहले वो धान की बिचरों की तैयारी करते हैं, उसके बारे में तो तुम लोग सुना ही होगा। हाँ पाठक बाबा। हाँ, तो आज हम बताएंगे धान की बिचरों की तैयारी कैसे करें, वो भी पारंपरिक विधि से। तो आओ इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत सिंह जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर श्रीकांत सिंह। ये हमें जानकारी देंगे कि पारंपरिक ढंग से धान की बिचड़ों की तैयारी कैसे करें, क्योंकि धान खरीफ समय आ रहा है और ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विषय है कि पारंपरिक ढंग से धान के बिचड़े की तैयारी कैसे करें, तो शुरुआती दौर में हमारे किसान भाई क्या करें? सबसे पहले तो चूँकि मौसम आ गया है और किसान भाई को खेत की गर्मा जुताई पहले कर लेनी चाहिए, मुख्य खेत की, और साथ ही साथ जहाँ बिचड़े की तैयारी करनी है उस जगह का चयन कर लेना चाहिए। और किसान भाई को यह ध्यान देना चाहिए कि यदि उन्हें 1 हेक्टेयर में अगर खेत की तैयारी करनी है, खेत की उसमें धान की अगर खेती करनी है, तो उसके लिए किसान भाई को 1000 वर्ग मीटर
जगह का चुनाव करना चाहिए और जगह का चुनाव ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पर कि पानी की कुछ व्यवस्था हो और मिट्टी जो है एक समान रूप से गुणवत्ता युक्त हो। अच्छा। हाँ, किसान भाई को सबसे पहले जहाँ पर बिचड़ा फेंकना है, धान का जो प्रभेद उसमें डालना है, उसकी अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। 2 या 3 जुताई उसका तिरछी कर लेनी चाहिए, फिर उसको पाटा डालकर उसे समतल कर लेना चाहिए। धान की खेती के लिए बीजों उपचार कितना जरूरी है? ऐसा प्रायः देखा गया है कि धान के बिचड़े में ही, यानी कि नर्सरी स्थल यानी पौधशाला में ही 4 से 5 दिनों के बाद माने कई प्रकार के रोग या बीमारी माने दिखने लगते हैं। अच्छा। तो इसीलिए किसान भाई के लिए ये आवश्यक है कि किसान भाई बेविस्टिन नामक दवा से प्रति 1 किलो बीज 2 ग्राम दवा का प्रयोग करें। यदि किसान भाई 30 किलोग्राम अगर धान की बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए 60 किलोग्राम बेविस्टिन पाउडर का उपयोग उसमें करना उनके लिए आवश्यक है। जहाँ पर किसान भाई अपना बीजस्थली की जहाँ पर चुनाव किए हैं वहाँ पर सबसे पहले तो उन्हें जो अंतिम जुताई के समय एवं पाटा के समय बीजस्थली में उसमें 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1 किलोग्राम फास्फोरस और 1 किलोग्राम पोटेशियम तीनों को अच्छी तरह से मिश्रित करके 1000 वर्ग मीटर में उसका माने छिड़काव कर देना चाहिए। तत्पश्चात जो बीज किसान भाई लेंगे, बीज का भी चयन किसान भाई को अपने खेत के अनुसार करना चाहिए। यदि किसान भाई निचले ज़मीन में अगर कोई की धान लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्वर्णा, राजश्री या सांभा मसूरी जैसे प्रभेद का चयन करना चाहिए। यदि किसान भाई बीच वाले अगर ज़मीन में यानी कि मध्यम ज़मीन में 2-2 या 2-3 में अगर खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जो उपयुक्त बीज प्रभेद होते हैं वो सहभागी, नवीन या कोई हाइब्रिड धान का बीज उनको लेना पड़ता है। यदि किसान भाई ऊपरी ज़मीन में अगर खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त प्रभेद वंदना या अंजलि इस प्रकार के प्रभेद का चुनाव करना चाहिए। तीनों प्रकार के प्रभेद के लिए जो बीज उपचार की विधि समान होती है। जितने भी बीज की मात्रा है उस बीज में हल्के पहले पानी की छिटाई कर दें। इस तत्पश्चात प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम बेविस्टिन पाउडर को उसके ऊपर लेकर उस पर छीट दें और उसको दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद उसको छाये में 5 मिनट के लिए उसे फैला दें किसान भाई, और हाथ को साबुन से अवश्य धो लें। तत्पश्चात उस बीज को उपचारित करने के बाद ठीक माने तुरंत बाद उसको ले जाकर बीजस्थली में उसको माने दूर उसका माने छिड़काव करें। और छिड़काव करने के बाद किसान भाई कोशिश करें कि उसको किसी या तो माने गोबर के सड़े हुए खाद को पाउडर करके उससे ढक दें या बिचड़ा जो धान का पुआल होता है उससे ढक दें, ताकि चिड़िए, कौवे या विभिन्न प्रकार के पक्षियों से उसका बचाव हो सके। साथ ही साथ अतिवृष्टि से या तूफान से या पानी अगर ज़्यादा पड़ता है उससे भी उसका बचाव हो सके। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा किसान भाई को कि जैसे ही अंकुरण होता है, अंकुरण के 4-5 दिनों के बाद यदि धान के बिचड़े में अगर कुछ उसके पत्तियाँ लाल या सफ़ेद दिखाई दे तो तुरंत उन्हें उसी पाउडर से बेविस्टिन जिससे छिड़काव किए थे उसी का घोल बनाकर 1 टीना पानी में यानी कि 15 लीटर पानी में कम से कम 10 से 15 ग्राम बेविस्टिन पाउडर डालकर उसका छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि मैंने तुरंत उसकी रोक हो जाए। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई छींटने की बात, लगाने की बात, और साथ ही साथ किन किन सावधानियां बरतें हमारे किसान भाई, कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि उनका बिचड़ा ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा अच्छा हो? आपको जैसा मालूम है कि धान के बिचड़े में या धान के मुख्य खेत में अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के कीट आते हैं। और इन रोगों और कीटों के जो इल्लियाँ होती है वो बहुत पहले से ही खेत में मौजूद होती है। उसके लिए किसान भाई को बीच बीच में खेत का निरीक्षण करना चाहिए और किसी भी प्रकार का माने अगर कोई लक्षण दिखे तो उसके लिए वैज्ञानिक से सलाह लेकर उसका छिड़काव करना चाहिए। इसमें मैं प्रमुख एक बात यह जोड़ना चाहूँगा कि किसान भाई यदि पारंपरिक ढंग से धान की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए किसान भाई को 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है निचली ज़मीन के लिए। यदि ऊपरी ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर के लिए उन्हें 80 से 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो बीज की मात्रा का अवश्य ध्यान दें। बहुत अधिक बीज देना भी किसान भाई के लिए हानिकारक होता है। अधिक बीज देने से उनके उसमें बीमारी लगने की माने संभावना अधिक हो जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई कम से कम जब बीज को उखाड़ते हैं तो उखाड़ते समय भी उनको सावधानी बरतनी चाहिए। पहले तो बीज को कोशिश करना चाहिए, यदि नमी है, अगर पानी है उनके बीजस्थली में
तो उसको कम से कम 25 दिन या 21 दिन के अंदर उसको उखाड़ लें। अगर खेत सूखा हुआ है तो 10 दिन इंतज़ार कर सकते हैं, अधिकतम 1 महीना। यदि 1 महीना से अधिक अगर बिचड़ा आपका हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें उपज कम होने की संभावना है। अतः अधिक से अधिक किसान भाई को सावधानी बरतनी चाहिए कि वो 20 से 25 दिन के अंदर बिचड़ा को बीजस्थली से उखाड़ लें और उसको मुख्य खेत में ले जाकर उसका जो रोपा है उसे कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे और एक जगह पर 2 या 3 बिचड़े का उस रोपाई करनी चाहिए। ये मैं बात बता रहा हूँ कि जब किसान भाई पारंपरिक ढंग से खेती करेंगे तब 2-3 बिचड़े का की रोपाई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उनको अवश्य करनी चाहिए। और उस समय धान के खेत में कम से कम 1 से 2 इंच पानी का खड़ा रहना आवश्यक है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। पारंपरिक ढंग से धान के बिचड़े की तैयारी आप कैसे करें और कैसे अपने धान की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। गौरी, ये जानकारी तो बहुत खूब रही। खूब नहीं आनंद भैया, बहुत खूब रही। तो अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसके लिए आप हमारा पता अवश्य लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। जोहार।